नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। आज नतीजों का दिन है। गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव के परिणाम धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं। दोनों राज्यों में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में अभूतपूर्व बढ़त हासिल की है। भाजपा 157 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस गुजरात में महज 16 सीटों पर सिमट चुकी है और पहली बार आम आदमी पार्टी ने 6 सीटों पर बढ़त बना ली है। हिमाचल प्रदेश में 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है, लेकिन इस बार स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं दिख रही है। हिमाचल में 34 पर कांग्रेस और 29 पर भाजपा आगे है। बहुमत के लिए 35 सीटों की जरूरत है और जो 5 अन्य आगे चल रहे हैं उन पर सरकार का दारोमदार हो सकता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उपचुनाव में रामपुर में कड़ी टक्कर देखी जा रही, वहीं मैनपुरी में डिंपल यादव अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखती हुई दिख रही हैं। बिहार के कुडनी में भाजपा ने चौथे राउंड में भी लीड बना ली है। क्या है गुजरात हिमाचल के चुनावी परिणामों का संकेत? गुजरात में कांग्रेस की दुर्दशा का क्या कुछ हाल है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कारण है ये भी जानेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे किस तरह से कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा था कि इस बार जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका कहीं ना कहीं असर देश में देखने को मिलेगा। राहुल गांधी जिस तरह से लगातार सड़कों पर उतरे थे, भारत जोड़ो यात्रा में तमाम कांग्रेसी नेता, बड़े बड़े नेता जुड़ रहे थे और इसके बाद ये भी देखा जा रहा था किस तरह से अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में काफी कम प्रचार किया गया कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी अपनी यात्रा में ज्यादा बिजी दिखे, लेकिन अब आज समय आ गया है जब जनता फैसला करेगी कि आखिर जनता के दिल में क्या है। जनता को लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़ता, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप दलों के बीच में होता रहा है, जनता को भटकाने का प्रयास किया जाता था, लेकिन जनता आज स्पष्ट कर देगी कि जनता को जमीनी स्तर पर काम चाहिए, जनता को अपना हित चाहिए। जनता जिस तरह से अपना वोट देती है उसकी कीमत आज दलों को पता चलेगी। जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी अगर हम फैक्टर देख रहे थे गुजरात में, अब कहीं ना कहीं वो भी पीछे हटता हुआ जा रहा है, क्योंकि अब गुजरात में जिस तरह से बीजेपी एक बार फिर प्रचंड बहुमत बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए अब बात करते हैं, जिस तरह से अब बात करते हैं भोपाल से मिल रही है बड़ी खबर। गुजरात में भाजपा की जीत पर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। ये मोदी की नीतियों की जीत है, वैश्विक नेता है मोदी। राहुल गांधी सड़क पर निकले और कांग्रेस को सड़क पर ला दिया है। मध्य प्रदेश में भी गुजरात का इतिहास दोहराया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, चुनाव नतीजों को देखते हुए गृह मंत्री का बयान भी सामने आ गया है। ये मोदी की नीतियों की जीत है, वैश्विक नेता मोदी है और राहुल गांधी सड़क पर निकले और कांग्रेस को सड़क पर ला दिया है। मध्य प्रदेश में भी गुजरात का इतिहास दोहराया जाएगा। तो देखिए जिस तरह से लगातार गृह मंत्री के बयान सामने आते रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर अन्य दल हो, हर मुद्दे पर गृह मंत्री बयान देते आते हैं। और देखिए इस बार जिस तरह से गुजरात में बीजेपी की प्रचंड तरीके से जीत होती हुई नजर आ रही, जीत की ओर जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा जिस तरह से मोदी ने, पीएम मोदी ने जो प्रचार किए थे, तमाम रोड शो किए थे, अमित शाह भी पहुंचे थे और प्रचंड बहुमत का जो लगातार ये बोला जा रहा था बीजेपी की ओर से कि इस बार गुजरात में दोबारा से ही बीजेपी सत्ता में आएगी। और अब देखना होगा जिस तरह कांग्रेस का काफी बुरा हाल है। अगर हम 2017 की बात करें तो 99 सीटों पर ही बीजेपी को संतोष होना पड़ा था। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो 77 सीटों पर कांग्रेस थे। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि अब गुजरात में आने वाले समय में टक्कर दे सकती है कांग्रेस, लेकिन अब गुजरात में काफी बुरा हाल कांग्रेस का नजर आ रहा है। और इसी के तहत अब गुजरात में भाजपा की जीत पर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मोदी की नीतियों की जीत हुई है, वैश्विक नेता है मोदी। राहुल गांधी सड़क पर निकले और कांग्रेस को सड़क पर ला दिया। मध्य प्रदेश में भी गुजरात का इतिहास दोहराया जाएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश की भी यहाँ पर बात हो रही है। मध्य प्रदेश में भी कहा जा रहा है, चुनाव से पहले ही अनुमान लगा दिया गया है, जिस तरह से गुजरात में मोदी मैजिक चलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ये कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, कहीं ना कहीं हावी होगा। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि वो जो जीत गुजरात में देखने को मिल रही है, अब मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही प्रचंड जीत बीजेपी को देखने को मिलेगी। चलिए गृह मंत्री का जो बयान सामने आया था आपको सुनाते उन्हीं की जुबानी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के शुरुआती रुझान आ रहे हैं और बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं गुजरात में एक रिकॉर्ड बढ़त जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, उनसे ही बात करते हैं। गुजरात में प्रभार के तौर पर चुनाव
कराने वहां पर पहुंचे थे और तमाम सारी प्रयास जो है उन्होंने बीजेपी के पक्ष में किए हैं। सर, किस तरीके से देखें पूरे चुनाव में आपने काफी प्रयास किए, काफी आपकी गतिविधियां से कुछ नहीं होता। हम तो माननीय मोदी जी के आभा मंडल में दमक रहे थे, वहां जनता का मन प्रारंभ से ही बना हुआ था और लोगों ने ये मान लिया था कि आज मोदी जी मतलब वैश्विक नेतृत्व है, मोदी मतलब विकास है, मोदी के मतलब गुजरात का सम्मान है, मोदी जी मतलब देश का स्वाभिमान है, मोदी जी का मतलब आतंकवाद का खात्मा है, मोदी जी का मतलब विश्व के अंदर भारत के माथे को गौरवान्वित करना है। क्या माना जाए सर कि कांग्रेस को क्यों इतना कम जो रुझान है वो उनमें जीत मिल रही है, और जिस तरीके से बीजेपी की बात करें, सड़क पे पदयात्रा करने निकले हैं और कांग्रेस को सड़क पे ला दिया उन्होंने। दिल्ली के अंदर 2 अंकों पे नहीं आ पाई कांग्रेस, यही गुजरात 77 सीटें थी, घटके जो है ना 27 पे भी नहीं आ पाएंगे। पश्चिम बंगाल में 0 आ गया था, उत्तर प्रदेश में कुल 2 सीटें आई थी। कांग्रेस तो अस्ताचल की ओर है। कांग्रेस चुनाव के दौरान ये कहती हुई नजर आई है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता हुआ कांग्रेस को नजर नहीं आया। आएगा भी नहीं कांग्रेस को। कांग्रेस से लोगों का विश्वास उठ गया है, अब नहीं चल पाएगी। हिमाचल प्रदेश में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, बीजेपी और कांग्रेस जो है लगभग सरकार बनाएगी, आप देख लेंगे। गुजरात में जिस तरीके से 1985 के बाद ये पहला ऐसा अवसर होगा जब बीजेपी इतने बहुमत से सामने आ रही, क्योंकि इसके पहले 85 में कांग्रेस को ही 149 सीटें मिली। सोलंकी जी के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ था तब ऐसा हुआ था, पर सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। अब भाजपा और मोदी जी रहेंगे माननीय। आगामी वर्ष में मध्य प्रदेश में भी चुनाव है विधानसभा के, क्या माना जाए? गुजरात का इतिहास दोहराया जाएगा मध्य प्रदेश में भी। देखिए, मध्य प्रदेश में भी गुजरात जैसे बहुमत जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा, ये कहना है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं और गुजरात चुनाव में प्रभार उनको चुनाव का मिला था और जमकर उन्होंने काम किया भी है और उसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन इरफान के साथ दुष्यंत पारासर, आनंद टीवी, भोपाल। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। गुजरात हिमाचल के विधानसभा चुनाव के परिणाम जो है अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं। दोनों राज्यों में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है और अब देखिए जिस तरह से गुजरात में प्रचंड बहुमत हासिल करती हुई बीजेपी नजर आ रही है, आगे बढ़ रही है। 152 पर बीजेपी है, कांग्रेस की बात की जाए तो 19 पर है और आपकी अगर बात की जाए तो 7 और अन्य पर 4 है। तो इस तरह से नतीजे जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। लगातार आपने देखा था किस तरह से आपने भी बढ़ चढ़कर प्रचार किया था, रोड शो किए थे और उसके बाद भी अब देखिए आप यहां पर काफी कम सीटों पर आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और लगातार अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी कई मुद्दों को लेकर आप पहुंची थी। घोषणा पत्र में भी लुभाने वाले बातें कही गई थी जनता को, लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में भी आपका असर नहीं देखा गया है। हिमाचल में काफी बुरा हाल है आपका, आपने खाता ही नहीं खोला है, 0 पर है। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में काफी टक्कर देखी जा रही है और अब देखने वाली बात होगी किस तरह से जो ताज है जिस तरह से बदलता रहा है हमेशा हिमाचल प्रदेश में, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि आप कहीं ना कहीं बड़ी जीत कांग्रेस को होनी चाहिए थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसे कहीं ना कहीं समेट दिया है। और अब देखना होगा कि गुजरात चुनाव में जिस तरह से लगातार कई स्टार प्रचारक के तौर पे बीजेपी की ओर से पहुंचे थे और अब बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। गुजरात में भाजपा को एक तरफा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हिमाचल में कांग्रेस भाजपा में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। गुजरात में 158 सीटों पर भाजपा आगे, गुजरात में कांग्रेस 15 सीटों पर समझ गई है। गुजरात में आपका खाता खुला है, 6 सीटों पर आगे है। गुजरात में मोरबी में बीजेपी आगे, हिमाचल में भाजपा 29, कांग्रेस 34 पर आगे है। यूपी में मैनपुरी उपचुनाव की अगर बात की जाए तो डिम्पल 32,000 से आगे चल रही है। रायपुर में भाजपा और सपा में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। खतौली में रालोद को बढ़त मिली है। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में कांग्रेस आगे है। बिहार के कुड्डी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी आगे है। चलिए इस वक्त हमारे साथ आप प्रवक्ता अतुल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, जिस तरह से आपने दिल्ली के एमसीडी में जीत दर्ज की है, पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी जीत दर्ज की, उसके बाद दिल्ली में भी सरकार है,
अब ऐसे में जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि आप गुजरात में भी अपना खाता खोलेगी, लेकिन गुजरात में काफी कम सीटों पर आगे चल रही है आप। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जी, कि मेरे पार्टी का पक्ष रखने के लिए आपने आमंत्रित किया। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम देश की राजनीति बदलने आए हैं। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की बातें होती हैं हमारी पार्टी में। और गुजरात की बात रही तो 7 सीटें, जैसा कि मैं अभी टीवी में देख पा रहा हूँ, जहाँ पे हम लीड कर रहे हैं। और ये हमारे लिए कोई जीत से कम चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर हम 15% वोट गेन कर लेते हैं, यानी हर 6-7 में से एक गुजराती भाई बहन हमें वोट किया है, तो ये हमारे लिए एक एंट्री है। और हम राष्ट्रीय पार्टी भी बनने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि चाहे शुरुआती दिनों की बात हम करें 2013 दिल्ली इलेक्शन की, या पंजाब की, या तो गुजरात की, तो हम पहली बार हम एंट्री मूड में ही जाते हैं और हमें पब्लिक बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। और फिर हम दूसरी बार में, शायद आपको पता ही है कि आंकड़े क्या बताते हैं, कि दूसरी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता भरत सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का अनादि टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं भरत जी से बात करना चाहूंगी। भरत जी, जिस तरह से अभी गृह मंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी सड़क पर उतरकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही सड़क पर ला दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये भाजपा की अपनी सोच है और भाई वो भी एक पार्टी है, तो उनका अधिकार भी बनता है विरोध करने का, क्रिटिसाइज करने का। लेकिन मैं आपके माध्यम से नरोत्तम मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ जी, कि कह रहे हैं कि ये मोदी जी की नीतियों का जीत है गुजरात में, तो हिमाचल प्रदेश हार रहे हैं, तो क्या ये मोदी जी के हार नहीं होगी क्या? सर अभी तस्वीर एकदम साफ नहीं हुई है, ये नहीं कहा जा सकता कि हार रहे हैं, कुछ वोटों से कम चल रहे हैं। जी, मैं 35 बहुमत का आंकड़ा है और आपकी टीवी पे ही देख रहा हूँ कि 35 बहुमत के आंकड़े पे हम हैं, ठीक है। तो जब हमको आंकड़ा 35 का आंकड़ा मिला हुआ है तो शाम तक इंतजार कर लेंगे भाई। लेकिन इस माध्यम से तो ये पूछ सकता हूँ ना भटनागर जी, क्या ये मोदी के नीतियों का हार होगा, वैश्विक नेता का हार होगा? क्या इसे आप जो है ये नहीं कहेंगे ना कि हमारे जो लोकल नेता का हार था, या वहां के मुख्यमंत्री का हार था, या भटनागर जी आप कहेंगे कि मेरी हार थी? मोदी जी को बचाएंगे क्या? अगर आप एक गुजरात की जीत को वैश्विक नेता से जोड़ते हैं, आप जो है मोदी की नीतियों से जोड़ते हैं, तो हार का भी ठिकरा तो भाई कप्तान वही होता है, जो कि जीत का अगर सेहरा कप्तान पे बनता है तो हार का सेहरा भी कप्तान के सर बनना चाहिए। तो दो बातें तो नहीं हो सकती है। अब रही बात गुजरात में, तो हमारा गुजरात में जो था प्रदर्शन जैसा होना चाहिए वो उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। हमारी कहीं ना कहीं जो है कमजोरियां हुई होंगी, इसी वजह से आगे जो है नतीजा आया है। लेकिन अमृता जी, एक चीज समझ लीजिए आप जी, भाजपा और आप पार्टी का एक जो है गठबंधन था। गठबंधन ये था कि हम आपको दिल्ली दे रहे हैं और आप हमको गुजरात दीजिए। देखिएगा रिजल्ट आने के बाद सीट वाइज 182 सीट पे देखिएगा हमको जो है वो आपने कितना नुकसान पहुंचाया है। तो ये दोनों का जो गठबंधन था, ये गठबंधन कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। आने वाले समय में ये भाजपा को समझना चाहिए, ये उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। अतुल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भरत जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने संगठन में ध्यान दीजिए, और जहाँ तक बीजेपी से हमें आप लोग हमेशा जोड़ देते हैं, तो एमसीडी दिल्ली जो है तो पिछले 15 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है। तो हमने वहाँ पे बीजेपी को भी हराया है और आप कांग्रेस को भी हराया है। हिमाचल से भाग क्यों गए? हिमाचल से हम भागे नहीं है सर, हम आपको वही बताना चाहते हैं। पिछले महीने की 26 तारीख को हमने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है। तो भागे हम 10 साल की पार्टी, 10 साल की बनी हुई पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। आप अपने संगठन में ध्यान दीजिए, आप अपने संगठन में ध्यान दीजिए। हम ना तो बीजेपी की कोई एक टीम है ना बी टीम है। ये दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन में साबित कर दिया है। 15 साल से बीजेपी वहां पे काबिज थी और वहां पे हम उसका सुपड़ा साफ करके आए हैं।
अतुल भाई मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप जीते हैं ना दिल्ली में, तो ये भाजपा के लोग ये ताल ठोक के कैसे बोल रहे हैं कि मेयर उनका बनेगा? भाई कैसे कह रहे हैं? यानी कि आपके लोग जो है वो बिकने को तैयार हैं, आपके लोग जाने के लिए तैयार हैं। आपको तभी तो पता नहीं ठोक है के बोल रहे हैं ना बीजेपी कि वाले मेयर क्या हमारा करते बनेगा। हैं? वो तो आखिरी दम तक खरीद फरोख्त, दुनियादारी, साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं। प्रदीप वो जी यही क्या कहना राजनीति करने चाहेंगे? तो आए आपके हैं। ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप पार्टी की ओर से खरीद फरोख्त करती है बीजेपी आखिरी दम तक। मुझे बड़ी हंसी आती है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे बड़ी हंसी आती है कांग्रेस पे और आम आदमी पार्टी पे कि कांग्रेस ने कितने आसानी से बैठ के बोल दिया कि ये तो बी पार्टी है, ओवैसी भी बी पार्टी है और ये भी बी पार्टी। आप किसकी बी पार्टी है? तो आप भी तो थोड़ा सा बताइए ना। बी पार्टी करके आपने अपनी पार्टी को डी बना लिया। थोड़ा सा ये चीजों को आपको भरत जी समझना चाहिए। देखिए, हम ना तो दिल्ली हारे, ना हम हिमाचल हारे और ना हम गुजरात हारे। अब इसको हार नहीं कहेंगे प्रदीप जी तो क्या कहेंगे बताइए? आप कहते हैं हारे नहीं दिल्ली, भरत जी, 134 आपको भरत जी, आया है भरत जी, और 104 पे आप हारे हैं ना। भरत जी। हार होती है, आप स्वीकार कर लीजिए हारे हैं। हम गुजरात हारे, हम स्वीकार आंकड़े करते नहीं हैं, हम देखे हैं गुजरात हारे प्रदीप हैं। जी, लगता है आप दिल्ली एमसीडी इलेक्शन के आंकड़े देख लीजिए अभी थोड़ा सा भी। मुझे आप समझ देंगे भरत जी? बोलो, मैं अपने पूरा मतलब पूरा बोलूं अतुल जरा। जी ऐसा सुन है लीजिए ना भरत जी, कि सुन उनको ये लीजिए। अभी कॉन्फिडेंस है बहुत कि लंबा समय है। आपके जो है पार्षदों को तोड़ लेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा किलवान आप जी, मुझे मैं आपसे एक बात करना सुनिए, चाहूंगी। मैं थोड़ा जिस सा तरह से ये 27 सालों से बीजेपी गुजरात में रही है, उसके बावजूद भी आखिर क्या वजह थी जो पीएम मोदी को इतना प्रचार करना पड़ा इस बार? देखिए अमृता जी, मैं अपनी बात की शुरुआत यहीं से करूंगा कि गुजरात में बीजेपी निश्चित रूप से अभूतपूर्व जीत की ओर बढ़ रही है। अभी तक सन 2002 में जब मोदी के नेतृत्व में वहां का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था तो अधिकतम 127 सीट गुजरात में आई थी, लेकिन आपका आंकड़ा ही बता रहा है लगभग 153-54 सीट लेना निश्चित रूप से बड़ी जीत की ओर गुजरात में बढ़ रही है। जैसा कि अभी नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि ये मोदी का जादू है, मोदी का जादू चला है। मोदी को लगातार वो वहाँ के लोग पसंद करते हैं, उनकी नीतियों को पसंद करते हैं। गुजरात मॉडल की भी बात लगातार होती रही है। पूरी ताकत भी बीजेपी ने वहाँ झोंकी थी गुजरात में। अमित शाह जी लगातार दौरे कर रहे थे, आसपास के प्रांतों के मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचे थे, मंत्रियों को, दूसरे प्रांतों के मंत्रियों को ड्यूटी दी गई थी। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने बहुत बेहतर वहां किया है। लगभग 53-54 सीट उनकी प्लस होने वाली है, पिछली बार 99 थी। निश्चित रूप से एक बड़ा अचीवमेंट है। एक बात और मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि वहां कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सीटों की संख्या, सीटों के उसमें अनुपात में देखें तो लगभग मुझे लगता है कि 56-57 सीटों का लॉस उनको वहां होगा। 77 सीटें थी, 19-20 सीटें अभी आ रही, तो बहुत लॉस हो रहा है। और वोटों के प्रतिशत के हिसाब से भी देखें तो 16 से 17% वोट कांग्रेस को कम मिल रहे हैं वहां। अब बड़ा सवाल यह है कि ये जो कांग्रेस को वोट शेयर जो कम हुए हैं 16-17%, वो कहाँ गए? आम आदमी पार्टी को लगभग 10 से 11% पहली बार आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ी गुजरात में, और उसको वोट शेयर जो है 10 से 11% हो जाती है। सीटों की संख्या भले ही 7-8 हो, लेकिन वोट शेयर उसको बेहतर कहा जा सकता है पहली बार लड़ी हुई पार्टी जो चुनाव लड़ती है उसके लिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि बाकी जो 6% लगभग वोट जो है वो वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा है। विपरीत परिस्थितियों में भी जब यह कहा जा रहा था कि इस बार सरकार नहीं बनेगी संभवतः, ऐसे समीक्षक जो है समीक्षा कर रहे थे लगातार, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से चुनाव पूर्व पोलिंग की जो परिणाम आए थे उसके बाद से लोगों में चुप्पी छा गई थी। तो कुल मिलाकर बेहतर कर रही है भाजपा वहां, और कांग्रेस को बहुत सोचनीय स्थिति में ला दिया है। मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को इस विषय में गंभीरता से विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि आखिर जो गुजरात जैसे बड़ा प्रांत है और जहां किसी जमाने में उसकी लगातार सरकार हुआ करती थी, आज 27 साल से लगातार उनको वहां अचीवमेंट करने का मौका नहीं मिल पा रहा। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात जो आज हम समीक्षा कर रहे हैं बैठ के, जो हिमाचल प्रदेश चुनाव की कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव में निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी के साथ मुझे लगता है कि जो वहां बदलाव होता है हर 5 साल में, उस बदलाव का
परिणाम ही है कि कांग्रेस अचीवमेंट कर रही है। कांग्रेस लगभग अब अभी इसको परिणाम मान ले, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं 35 सीट में लगभग कांग्रेस है, यदि तो इसे यदि परिणाम मानते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है सरकार बनाने में सफल हो सकती है वहां। और मुझे लगता है कि भाजपा ने जिस तरह से वहां बहुत ज्यादा बागी खड़े होने का मौका दिया, बागियों को मनाने का प्रयास नहीं किया, उसका बहुत बड़ा खामियाजा भाजपा को उठानी पड़ रही है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए हम लोग पहले से सोचते रहे कि देश में जितने भाजपा के मुख्यमंत्री हैं उनमें से बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस जो है जयराम ठाकुर का वहां नहीं दिखाई दिया। इसलिए संभवतः जनता ने बदलाव की स्थिति निर्मित की और अभी तक के रुझान से पता चलता है कि बदलाव हो रही है वहां। जी बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं रुझानों में कि बदलाव की स्थिति हो रही है। भरत जी, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बयान दिया था, पीएम मोदी को 10 सर वाला रावण कहा था, क्या वही बात तो नहीं है जिस वजह से कांग्रेस का काम बिगड़ गया है गुजरात में? क्योंकि मोदी मैजिक कम नहीं हुआ है गुजरात में अब भी। देखिए अमृता जी, इसमें 2-3 चीज समझने वाली बातें हैं। शायद वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे हैं उस चीज को समझेंगे। पहला तो ये समझिए कि मल्लिकार्जुन जी वो साउथ रीजन से आते हैं जी। तो हिंदी में थोड़ा सा हिंदी में डिफिकल्टी होती है। उनका कहने का अर्थ जो था वो कुछ और ये था, लेकिन वो भाजपा है भाई, ये तो भाजपा तो मास्टर है इसमें कि अगर आप एक चीज कहेंगे तो उसको कैसे उसको तोड़ मरोड़ के जनता में पेश कर रहा है। वो भी मोदी जी के बारे में अगर कहा जाए, वो भी गुजरात चुनाव के परिदृश्य में अगर वहां पे आ जाए तो सोने पे तो सुहागा है उनके लिए। तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई जो है ये 10 हमें तो रावण कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी हम अपने आप को हमें रावण कहिए या गाली दीजिए या जो भी दीजिए, तो गुजराती इसका जवाब देंगे। अब वो अस्मिता से जोड़ लेते हैं जी कि हमारी अस्मिता से, प्रधानमंत्री की अस्मिता से, गुजरातियों की अस्मिता से। तो मैं भट्टाकर जी से आज पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है, बहुत कद्दावर प्रधानमंत्री है, पूरा विश्व उनसे थर-थर कांपता है। भारत की तो बात ही छोड़ दी, भारत की जनता कांपती है, भारत के नेता तो नहीं लेकिन भारत की जनता जो है उनसे थर-थर कांपती है। 140 करोड़ जनता कि देश के प्रधानमंत्री इतने ताकतवर हैं। उस प्रधानमंत्री को क्या ये शोभा देता है कि संसद में खड़े होके जर्सी काऊ कहे? क्या उस प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है संसद में कि महिला के लिए जो है सुरपुड़खा का जो है उपयोग करे, शब्दों का उपयोग करे? तो क्या है ना कि हमारे पास वो चीज नहीं है ना कि उस चीज को हम भुनाएं कि देश के प्रधानमंत्री ने देखिए पूरे देश की महिलाओं का किस तरह से अपमान किया, देश के महिलाओं के स्वाभिमान से जुड़ा है। तो ये मास्टर स्ट्रोक जो है ना वो भाजपा ही करती है और भाजपा ये बताती है। एक तो ये कारण जी। दूसरा कारण जो मुझे समझ में आता है अमृता जी, एक चीज जो कोई चैनल पे और कोई नेता या प्रवक्ता ये नहीं बताता है, मुझे जो समझ में आता है कि गुजरात में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने यह ठान लिया है कि पूरे देश के जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं वो उद्योगों को मैं गुजरात लेके जाऊंगा। चाहे वो महाराष्ट्र से, देखिए मैं महाराष्ट्र में हूं, यहां से 4 बड़े उद्योगों को गुजरात लेके गए। इनका खुद का नरोत्तम मिश्रा जी से जरा पूछिएगा फोन करके आप कि आपका एक जो है अभी प्रोजेक्ट जब गुजरात में चला गया, उसके बाद में बहुत जगह के प्रोजेक्ट वो गुजरात में चले गए। तो गुजरात की जनता को ये खुशी है। देखिए अगर उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ, महाराष्ट्र में बैठा हूँ, अगर महाराष्ट्र में अगर 40 प्रोजेक्ट हमारे मुख्यमंत्री अगर लाके लगाते हैं तो मुझे तो ये खुशी होगी ना कि महाराष्ट्र के लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? तो गुजरात को ये एक बेनिफिट मिलता है, वहां के लोगों को लगता है नरेंद्र मोदी जी है तो हमारे लिए फायदा। भरत जी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा होता है किसी कार्य को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन चाहिए होता है कि महाराष्ट्र की सरकार ने जब आपके ठाकरे साहब बैठे थे नहीं दिया। जो आर्थिक जो आकलन था जो 6 पॉइंट समथिंग था वो 1.5 पॉइंट रह गया, क्योंकि आपने किसी को प्रोत्साहन बिजनेस में दिया नहीं और आपके कामदार और नामदार बैगों में और अटैचे भरने में लग गए। वो चीजें आप नहीं मानेंगे। आपके गृह मंत्री भी महीना हफ्ता उगाने में लग गए, ये भी आप नहीं मानेंगे। अभी आप जो कह रहे हैं ना मोदी मैजिक, बिल्कुल मोदी मैजिक चला और वो दिल्ली में भी चला, गुजरात में भी चला और हिमाचल में भी चला। और आप जो दिल्ली की बात करते हैं बिल्कुल मोदी मैजिक चला और बहुत अच्छा चला। ठीक है हमारी सीटें नगर निगम ने कम आई, कोई दिक्कत नहीं, मगर मोदी मैजिक में कहीं कमी नहीं रही। और हिमाचल में भी और पूरा आश्वस्त है, हिमाचल में भी सरकार हम ही बनाएंगे
और गुजरात प्रदीप में जी, तो बनी जिस रही तरह है। से भरत जी कह रहे थे अभी कि गठबंधन बनाया हुआ है आप पार्टी ने और आपकी पार्टी ने मिलकर कि दिल्ली की एमसीडी की जो चुनाव था वो जीतेंगे और गुजरात आप देगी भाजपा को। आप देश और विश्व की सबसे पुरानी पार्टी है। सुन लीजिए भरत जी, सुन लीजिए भरत जी, सुन लीजिए भरत जी, सुन लीजिए भरत जी, आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कई डिबेट में, प्लीज मैं आपको पूरा सुनता हूँ, बोलना दीजिए करिए। मुझे पता है कांग्रेस ही बिल्कुल बोलने नहीं देते हैं, क्योंकि जब उनकी छील उतरती है बेचारे तितर बितर भागते हैं, सुनते नहीं है। तो आप कृपया सुनिए निवेदन, निवेदन है, सुनिए निवेदन सुन लीजिए आप। अगर आप अच्छे होते तो आपकी मध्य प्रदेश सरकार नहीं जाती। अगर आपके मुख्यमंत्री ने कोई अच्छा करा हुआ होता तो आपकी सरकार नहीं जाती। अब आप ये देखो कि आम आदमी पार्टी जैसे आप बी टीम करके आप जिसे सर पे चढ़ा रखा है कि आपको सब जगह से जीरो करती आ रही है। अब राजस्थान की बारी है, क्योंकि भारत मुक्त कांग्रेस होता जा रहा है और उसका उदाहरण एक गुजरात है। आप 71 से कहां रह गए, 18 पे आ गए आप, और हो सकता भी और माइनस में जाएंगे आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप उत्तेजना में ना जाओ। पुरानी बातें जो आप दोहरा रहे हो ना, पिछली जा रहे हो, जो पिछली सीढ़ियां, जो पुरानी सीढ़ियां आप जो घुमा घुमा के बोलते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी भी आपके पास अगर कुछ करने के लिए है तो राजस्थान के लिए करिए, जो प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में करना चाहती थी, बच्चियों को स्कूटी और लैपटॉप टैब, जिन बेटियों का इन देश में नंबर 1 गुजरात चला गया बलात्कार में, उसके बारे में सोचिए। और आप विकास की बात प्रियंका गांधी ने तो ये भी नारा दिया था उस वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव के वक्त, लड़कियों लड़ सकती है, उसके बाद क्या हुआ? मैं भरत जी का जवाब दे दूं थोड़ा सा, मैं फिर आपके पास ही आऊंगा। जो आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनसे पूछिए न्यू रायपुर बन रहा था, उसका विकास कार्य क्यों रुक गया? इतना बड़ा न्यू रायपुर बन रहा, आपके गुजरात के बारे में भी कुछ बात कर लें। छत्तीसगढ़ तो अभी छोड़ दीजिए, गुजरात के बारे में कुछ बात कर लें। जी बिल्कुल बोलिए अतुल जी। प्रदीप जी गुजरात के बारे में बात कर लें कुछ। सुन लीजिए, आप उद्योगों की राजधानी बता रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं। 3 लाख करोड़ का कर्जा है गुजरात सरकार पे। सुनिए, 3 लाख करोड़ का आपकी पार्टी में, अभी आपकी पार्टी कैसे हुआ? क्या है ना, कोई अभी सिखाने समझाने वाला नहीं है, कोई संगठन जुड़ा नहीं है कि अपने कार्यकर्ता को तमीज या प्रवक्ता को तमीज सिखा सके कि बीच में बोलने मना होता है, जब बात समय आए तो बोला नहीं। पूरे डिबेट में आप खाली बात कर लो, सुन लीजिए, हम बैठ के सुनते रहे, सर हिलाते रहे। प्रदीप जी उनको अपनी बात रखने दीजिए, आपको भी समय दूंगी मैं, उनको अपनी बात रखने दीजिए, बोलिए। किस तरीके से, देखिए मैं खत्म कर रहा हूँ। प्रदीप जी आप मुझे बताइए में देखा कि उद्योगों की बात कर रहे हैं आप मुझे आंकड़े बता दीजिए, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। अरे मुझे आंकड़े, कितने उद्योगों का, कितने छोटे बड़े उद्योगों का वहां पे आपने विकास किया है? आप खाली घोषणा करते हैं, घोषणा वीर हैं आप लोग। राष्ट्रीय पार्टी बनना, इतना पैकेज कर दिया, उतना पैकेज दे दिया। पैकेज क्या होता है? जमीन पे तो वो पैकेज पहुंचता ही नहीं है। 3 लाख करोड़ का कर्ज है गुजरात की बीजेपी सरकार पर, जो आप 27 साल से काबिज हैं। 3 लाख करोड़ कहां गए ये पैसे? आप कहते हैं कि आप मेयर बना लेंगे एमसीडी दिल्ली में, आप कैसे बोल देते हैं इतनी बड़ी चीजें? आपके ये 3 लाख करोड़ कहां जाते हैं? विधायकों के, पार्षदों के खरीद फरोख्त में जाते हैं। आप जनता के मुद्दों की तो बात और राजनीति करते नहीं है। ये पता आप तो खरीद फरोख्त, लोटस ऑपरेशन, क्या पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। जनता जागरूक हो चुकी है, आपको बताना चाहूंगा। अब समय वो दूर नहीं है, एक चेहरे को आगे कर देते हैं आप हमेशा। ईमानदारी का दावा कर रहे हैं आप। गुजरात में आप गए थे, आपकी पार्टी हिमाचल में गई थी, आपकी पार्टी ईमानदारी का दावा कर रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही मंत्री जी जैन साहब का वीडियो सामने आया था जेल से, जहां पर वो एक कैदी से हाथ पर दबा रहे थे। जेल के अंदर तो मैं आपको जवाब देना चाहूंगा अमृता जी, अमित शाह जी भी जेल में थे, आप वीडियो निकलवा लीजिए। जो प्रोटोकॉल होता है, जो एक मरीज को, जो एक थेरेपी होती है, जो मेडिकल सजेशन वहाँ के जो MBBS डॉक्टर वगैरह रहते हैं, सरकारी डॉक्टर, वो सजेस्ट करते हैं। तो आप अमित शाह जी का भी वीडियो निकलवा लीजिए और उनका भी दिखा दीजिए कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती थी, क्या फैसिलिटी मिलती थी। सत्येंद्र जैन जी की बात नहीं है। और ये गुजरात इलेक्शन के चक्कर में खाली सत्येंद्र जैन जी को रोक के रखा गया था। आप देखना भी 2-4 दिन में बाहर आ जाएंगे। जैसी उनकी सुनवाई होने वाली थी जमानत की, तो जज बदल दिए ये लोग। तो ये करते ही आए हैं। कूड़े के पहाड़ पे जाएंगे, कट्टर ईमानदार बेचारे, कट्टर ईमानदार। कूड़े के पहाड़ का जवाब दिल्ली की जनता आपको दे चुकी है। कल 7 तारीख को रिजल्ट आ चुका है। कट्टर ईमानदार Z+ सिक्योरिटी में चल रहे हैं पंजाब से बुला के। तो हमारे नेता केजरीवाल जी बोलते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, विमान में चलता है कट्टर बोलते हैं। ईमानदार। आपका कोई नेता बोल के दिखाए? 80% दागी भरे हुए हैं आपके विधायक मंत्री, जनता खर्च करता है, सब पे कम से कम 40-50 केस चल रहे हैं। ईमानदार का चड्डा जी, चड्डा जी आप एक भी साफ सुथरे नेता, एक छवि वाले व्यक्ति का नाम बताइए ना अपनी पार्टी में।
आपके बड़े बड़े मंत्रियों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, तड़ी पार हो चुके हैं। सुरक्षा थी, जनता का परवाह नहीं है। 3 गुना वहां पे बढ़ चुका है शराब माफिया, नशा माफिया पंजाब के अंदर, वहां ध्यान इनका नहीं है जी। आप कितनी बार पंजाब गए हैं कि वहां शराब माफिया बढ़ गए, ये बढ़ गया? पंजाब में लाइट नहीं आती है जी। अब आपके कहने से नहीं आती है, लाइट आती है, 24 घंटे आती है और 300 यूनिट बिजली फ्री के साथ आती है। पानी नहीं मिल पा रहा है, पूरा पानी जी। बिजली का बिल लेके भगवंत मान साहब भी गुजरात की रैलियों में भी गए थे और वहां की जनता को भी दिखाया दिया। मंत्री के बाहर बैठा है मंत्री, वहां धान खरीदने के लिए सरकार में पैसा नहीं है जी। यही आप लोगों का जो एटीट्यूड है ना और एरोगेंस है, ये बहुत दिन चलेगा नहीं। और ऑपरेशन लोटस भगवान के लिए बंद करिए, खरीद फरोख्त करके सरकार बनाना बंद करिए, जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए। आपके मध्य प्रदेश की बात हो या गुजरात की सरकार की बात हो, 3 लाख करोड़ का कर्जा कहां गया? ये पैसा जवाब दीजिए प्रदीप जी, 3 लाख करोड़ कैसे कर्जा हुआ? दिल्ली पे बताइए कितना कर्जा है जी? सरप्लस में चल रहा है वहां का बजट, सरप्लस में चल रहा है साहब, सरप्लस में। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, नहीं ये भी बता दीजिए आप। वहां का बजट सरप्लस में चल रहा है। पहली सरकार दिल्ली सरकार है जिसका बजट पूरे भारत वर्ष में सरप्लस में है। आप बीच में बोलने लायक नहीं है जी। दिए हुए टैक्स का पैसा उनको एक एक हिसाब एक एक चीजों के साथ वापस करते हैं। लेकिन सर पोल्यूशन पर अभी तक क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा है सर? पॉल्यूशन पे कंट्रोल 1.25 लाख पार्किंग की जगह है और 1 करोड़ से ज्यादा 1.25 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हैं, इसकी व्यवस्था कैसे हो पाएगी सर? गला बैठा हुआ है पॉल्यूशन के चक्कर में। दिल्ली में बहुत बुरा हाल है, आवाज नहीं निकलती, इतनी पॉल्यूशन दिल्ली में। कई मल्टी लेवल पार्किंग भी वहां पे निर्माणाधीन है। अगर पार्किंग की अमृता जी आप बात कर रही हैं और पोल्यूशन के लिए वहां पे पोल्यूशन की बात कर रही है अमृता जी, पोल्यूशन की बात कर रही है दिल्ली की। आप पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन के लिए हमारे वहां पे अभी बाहर से बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट्स मंगाए गए हैं जो एंटी पोल्यूटेंट मटेरियल या डिस्पोज कर सकें। कई सारी मशीनरीज आई हैं, काम कर रही हैं। और इनके एमसीडी में देख लीजिए, इनके एमसीडी में ये इनका न तो ये कहीं पे फॉग कर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। इनके एमसीडी में आप घरों से बाहर निकलिए तो नालियों में ऐसे पानी बह रहा है जैसे कि यमुना जी स्रोत छोड़ के कहीं आ गई है घरों में। घुटने घुटने भर इनके एमसीडी में नालियों का पानी भर रहा था। जनता ने इनको जवाब दे दिया है, एमसीडी इनके हाथ से चली गई है। अब ये मेयर बनाने का सपना देख रहे हैं, मेयर बनाने का सपना देख रहे हैं। कहां से लाएंगे इस बार? अभी तो अब तो बहुत कर्जा हो गया, गुजरात पे भी है, मध्य प्रदेश सरकार पे भी है, अब कहां से पैसा लाएंगे? चिंता मत कीजिए, शराब माफिया मेयर नहीं बना पाएंगे। खैर एक बात लूट के खा जाएंगे। 2-4 उद्योगपति हैं आपकी मदद करेंगे, आपकी मदद करेंगे। रोड पे पानी का लेकिन हमारे विधायक मंत्री पार्षद आप 2013 से कोशिश कर रहे हैं और आज तक आपने किसी भी प्रदेश में हमारा ना तो कोई पार्षद खरीद पाया, ना कोई विधायक, ना मंत्री। ये एक बहुत हंसी का पात्र है आपकी पार्टी इस चीज के लिए, और ये हमारी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे कोई भी विधायक मंत्री पार्षद अभी तक बिके नहीं हैं। सर बिल्कुल जिस तरह से आप ईमानदारी का सबूत दे रहे हैं, हिमाचल की अगर बात की जाए तो घोषणा पत्र जारी किया गया था, वहां पर कई लुभाने वाले वादे किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप पार्टी पर विश्वास जताती हुई नजर नहीं आ रही हिमाचल की जनता। अमृता जी, मैं छोटा सा पूछना चाहता हूं साथी से कि आपने इल्जाम लगाया, पहले भी आपने इल्जाम लगाया कि हम आपके विधायक खरीद रहे हैं। आपने इल्जाम लगाया कि हम आपके उप मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कह रहे हैं। मैं आज तक उस टेलीफोन नंबर का, उस रिकॉर्डिंग का आज तक इंतजार कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी किसी प्रवक्ता ने आज तक नहीं बताया कि किस नंबर से फोन आया था। वीडियो बनाने में माहिर आप लोग हैं, 6-7 विधायक जनता को बेवकूफ बनाने में माहिर आप लोग हैं, मनोरम कहानियां, मनोरम चलचित्र दिखाने में माहिर आप लोग हैं। और भगवान के लिए अब ये राजनीति बंद करिए, बताइए अतुल जी, बंद करिए। जी प्रदीप जी। अरे अतुल जी सुनिए, छोटा सा सवाल है मेरा, बोलिए। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल साहब ने कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचार करता है तो उसकी वीडियो बना के हमें दीजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे। सही बात है ना, कहा था ना? आपको पता है आपकी केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी पे केस अभी तक किए हैं? मैं बता देता हूं, सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं सर। सुनिए अतुल जी, नहीं दे रहे ना आप सवाल का जवाब। 165 केस ईडी, सीबीआई और सभी तरह की जांच एजेंसियों को आगे करके 165 से ज्यादा केस हम लोगों पे काबिज की, जिनमें से 135 में बरी होके आए हैं। न्यायपालिका बैठी है। कैसे काम चलेगा? अतुल जी, मैं भी दर्शक हूँ, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आप बीच में मेरी बात काट रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा बता दीजिए, एक वीडियो जारी करी गई आपके मुख्यमंत्री की जो जनता का पैसा चोरी करके बैठा था, उससे क्यों नहीं मंत्री पद से हटाया जा रहा? आप तो वीडियो भी सामने आ गई है मुख्यमंत्री जी के सामने। आप वीडियो बनाते किसके लिए है पता नहीं है क्या?
आप तो जनता को गुमराह करने के लिए वीडियो बनाते हैं। अब जनता होने वाली भी नहीं है आपके पास, इतना ही एविडेंस है तो आप एविडेंस लेके पहुंच जाइए ना। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, यहाँ बात ना बने तो इंटरनेशनल कोर्ट चले जाइए, घसीटते रहिए केस को 10-15 साल, मिलना कुछ नहीं है। इसी तरह से लड़ते रहेंगे। ये दोनों व्यक्तियों का आपस में गठबंधन है, रंगा बिल्ला, ये दोनों व्यक्तियों का जो गठबंधन है ये साफ तौर पे दिख रहा है। ये दिख रहा है कि किस तरह से ये भरत जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह से आप कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं साउथ साइड के, उनकी जुबान फिसल गई होगी। राहुल गांधी जी की बात की जाए तो कई उनके बयानों पर बवाल मचा है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, चाहे सावरकर जी की बात की जाए, चाहे हिंदुत्व के मुद्दे की बात की जाए, या फिर जय सिया राम की बात की जाए। बहुत अच्छा सवाल आपने याद दिलाया मुझे। मैं आदरणीय खड़गे जी को कई बार सुन चुका हूँ, हिंदी बिल्कुल आपको शिष्टाचार नहीं सिखाया गया है। नहीं शिष्टाचार मुझे छोड़िए, पहले आपने आपको शिष्टाचार नहीं सिखाया गया है कि किस तरह से खड़गे जी के बारे में बोला आपने, खड़गे जी के बारे में बोला था आपने, खड़गे जी ने कहा कि साउथ से आते हैं, हिंदी नहीं आते हैं। ये खड़गे जी को बात सुन चुका हूँ, उनकी हिंदी अच्छी है, बचिए मत। टीवी चैनलों पे किसी तरह से डिबेट नहीं चलता है, लेकिन राहुल गांधी जी ये कह देंगे या मल्लिकार्जुन जी खड़गे कह देंगे, उसमें डिबेट चलता है कि देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान कम हो गया, गुजरात के लोगों का अस्मिता कम हो गया। तो ये देश के प्रधानमंत्री पे लागू होता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होके एक महिला की बेइज्जती करते हैं, उसको सरपुरखा वो कहते हैं। एक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला की एक पार्टी की जो पूरे इस देश पे उनके पति ने अपनी जान गंवाई, उनकी सास ने अपनी जान गंवाई, और उस महिला को जर्सी काऊ कहते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में कहते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड रखते। ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है क्या? क्या कभी आपने भट्टागर जी से ये क्वेश्चन किया कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से कहना चाहिए था क्या? वो देश के प्रधानमंत्री है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे देश के प्रधानमंत्री नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का एक अपना गरिमा होता है, उस गरिमा में प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए इस पर आपकी पार्टी भी तो हमेशा आरोप लगाती रहती है 10 लाख के सूट की। नहीं, 10 लाख की सूट पे और महिला को सुपुर्खा कहना, ये दोनों को कमांड कर सकते हैं क्या? मैं शुभकामना देना चाहूंगा भरत जी को। भरत जी, 5 लाख भारतीय जनता पार्टी ने आपको गुजरात में 0 कर दिया, आपका जनाधार खत्म कर दिया है। 1.5 लाख का पेन और 5 लाख की घड़ी, 10 लाख का जो सूट वो पहन के चलता है वो देश वैसे भरत जी 41,000 की टी-शर्ट भी काफी चर्चा में थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान क्या कहा आपने जी? 41,000 की टी-शर्ट भी काफी चर्चा में रही थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। 40,000 के टी-शर्ट पे आप कहते हैं कि 40,000 के टी-शर्ट राहुल गांधी जी ने पहना। आपने कभी ये सवाल किया भट्टागर जी से कि देश के प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनते हैं? अच्छा भरत जी, एक बात बताइए। अच्छा भरत जी चले भरत जी मुझे एक बात बताइए। भरत जी मुझे एक बात बताइए। अच्छा राहुल गांधी जी का व्यापार क्या है? पहली बार आए और बिजनेस क्या है? मीडिया के राहुल जी का बिजनेस क्या, बिजनेस बता दीजिए। लेकिन मीडिया के एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तानाशाही करते हैं और तानाशाही चलाते हैं। अब मैं आता हूं जो है भट्टागर जी के सवालों पे। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में जो है खोखे, अरे आपको पता होगा करोड़ों रुपया खोखा मतलब 1 करोड़ को 1 खोखा कहा जाता है महाराष्ट्र में। 50 खोखे लेके आपके जो है यहाँ के देवेंद्र फडणवीस जी जो भेजे थे गुजरात से उत्तराखंड से जो है गोवा, भूल गए क्या? ये जो है पैसा देके पार्टी तोड़ने का काम, विधायक तोड़ने का काम भट्टागर जी आप करते हैं। आपने बोलने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास। नवरत्न मिश्रा जी रोड पे थे, आपके विचारों पे कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, इसलिए आपके ज्यादा बड़ बोले ने पन्ने आपको 0 कर दिया। आपके ज्यादा बड़ बोलने पन्ने भारत मुक्त कांग्रेस कर दिया। आप लोग कहीं भी संवैधानिक कांग्रेस जो है भारत से मुक्त हो चुकी है। आप जैसे प्रवक्ता जो है लुटिया डुबोने में नंबर 1 रहते हैं और वो चीज साबित हो गई है। कहता हूँ आपसे विपक्ष का रोल अच्छा निभाया नहीं जाता, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। आप ईडी और इसकी बात कर रहे हैं, तो अच्छा मुझे बता दीजिए, एक बात छोड़ बता दीजिए,
अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, चालक चरित्र चेहरा आपको समझ नेशनल में हरार आता गलत है, दावा करते तो नेशनल हरार हारेगा गलत है वो। में तो मेयर अच्छा हमारा मुझे बनेगा, एक बात बताइए, कैसे बनेगा? एक बात छोड़िए, भरत जी सुन तो लीजिए, अरे सुन आप ही मेरा बताइए सवाल कैसे सुन, बनेगा? 134 भरत को है जी मेरा सीटें, सवाल वो सुन, आप पार्टी सर, को है, मेरा उसके सवाल बाद सुन में ये लीजिए। दावा करते मेयर हमारा बनेगा। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा, ये सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे, उसके बाद पैसे के दम पे खरीद फरोख्त करेंगे, तभी तो दावा करते हैं ना कि 134 जिसकी सीट है, जिसका पूर्ण बहुमत है, वो अपनी सरकार वहां पे अपना जो है ये मेयर नहीं बना सकता है। लेकिन कल से पूरा बाप रे बाप, मैं तो भाजपा के नेताओं को तो नमस्कार करना चाहता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस, इतना मतलब मजबूत है। खिलवान जी मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, अगर गोधरा कांड की बात की जाए तो उस वक्त काफी बुरे हालात थे, विपक्ष ने काफी मुद्दा बनाया था, उसके बाद भी बीजेपी वापस लौटी थी 127 सीटों की जीत के साथ। लेकिन इस बार जब मोरबी पुल का हादसा हुआ उसके बाद भी इसे काफी मुद्दा बनाया गया विपक्ष ने, लेकिन इस बार फिर हम प्रचंड बहुमत देख रहे हैं। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? जब भी मोदी पर दाग लगता है उसके बाद मोदी का मैजिक एक बार फिर चल पड़ता है। अमृता जी, आपने गोधरा और मोरबी दोनों की चर्चा की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चुनाव में जो आज परिणाम घोषित होने वाले हैं, उस चुनाव में मोरबी में भी बीजेपी आगे चल रही है और गोधरा में भी बीजेपी आगे चल रही है, दोनों जगह आगे चल रही है। तो मुझे लगता है कि अब ये दोनों मुद्दे जो है वो कांग्रेस भुना पाएगी, भुना पाती, ऐसी संभावना कभी पहले भी कम लग रही थी। और आम आदमी पार्टी ने इस पर कोई बहुत ज्यादा सवाल जवाब किया नहीं। लेकिन हाँ, भाजपा दोनों सीट बचाने में सफल हुई तो दोनों मुद्दे जो है वहां काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, अभी प्रदीप जी कह रहे थे, प्रदीप जी लगातार बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है कि अपने पार्टी का पक्ष बहुत बेहतर रखना चाहिए। लेकिन प्रदीप जी, मुझे आपसे एक सवाल करना है कि आप इस आधार पे आप भी दावा कर रहे हैं, अभी भी दावा कर रहे हैं कि जो एमसीडी की सीट आपने सिर्फ 104 सीट है आपकी, फिर भी आप मेयर बनाने का दावा कर रहे हैं। मुझे ये सब गणित समझ में नहीं आती। किसी दिन आपसे मिलूंगा, बैठूंगा तो मुझे समझाना कि 104 सीट मिलने के बाद किस तरह से आप मेयर बना सकते हो। वही बात जिंदगी में देखिए, आदरणीय कभी भी हौसले कम नहीं होने चाहिए। प्रदीप जी, आप मुझे इंटरप्ट मत करिए, आप अपने प्रवक्ता साथियों को इंटरप्ट करिए, मुझे बोलने से आप नहीं रोक सकते। आपकी हालत ये है कि 90% उपचुनाव जिस स्टेट में सरकार होती है वही जीतती है। आपकी हालत उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं आप, मैनपुर जीत रही है सपा, रामपुर जीत रही है सपा। मैनपुर में तो इतना अंतर है, लगातार उत्तरोत्तर जो है सीट को निकाल रही है डिम्पल यादव। तो वही स्थिति आपकी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में आप तीसरे स्थान पे हैं, भानु प्रतापपुर में तीसरे स्थान पे आपकी पार्टी पहुंच चुकी है, उस पर देखिए, उस पर गौर कीजिए। राजस्थान में आप हार रहे हैं चुनाव, उस पर गौर कीजिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए, लगभग 35 सीट अभी रुझान को जो रुझान दिख रहे हैं उसको अपन जीत मान लो, अंतिम परिणाम मान लो, तो भी 35-36 सीट कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में आती हुई दिख रही, फिर भी आप कांग्रेस दावा कर रहे हैं कि हम वहां सरकार बनाएंगे। आखिर मुझे बताइए तो, कोई गणित तो बताइए। क्या जो आरोप आपके पार्टी के ऊपर लगते रहे हैं लगातार, ईडी का उपयोग कर लो, सीबीआई का उपयोग कर लो, इनकम टैक्स का उपयोग कर लो, क्या ऐसे इस उपयोग करके जो है दूसरे दलों के विधायकों को या दूसरे दलों के पार्षदों को आप अपने पास लाएंगे? क्या है गणित? क्यों ऐसा कहते हैं आप लोग, दावा क्यों करते हैं? आपकी पार्टी आज जो 6 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, 1 लोकसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, तीनों जगह, सभी जगह, 7 जगह आपका प्रदर्शन ठीक नहीं है। इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आप सिर्फ जीत रहे हैं गुजरात में पूरी ताकत झोंकी गई है। गुजरात के मॉडल को देश का मॉडल कहा गया है। गुजरात से देश के 2 आपके पार्टी के प्रमुख लोग आते हैं, न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि अमित शाह जी वहां से आते हैं। गुजरात में पूरे देश के अन्य प्रांतों से उद्योगों को वहां स्थापित किया जा रहा है। दूसरे हमारे मध्य प्रदेश से अधिकतर पानी का अधिकतम हिस्सा जो है गुजरात में ले जाया जा रहा है। वहां के किसानों को खुशहाल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के किसान भले ही विस्थापन की दर्द से झेल रहे हैं। क्या ये सब मॉडल बेहतर लगता है आपको? क्या इसी मॉडल पे देश आगे जाएगा? मेरा सवाल यही है बार बार आपसे। मैं भाजपा के साथियों से कई बार मिलता हूं तो ये बात पूछता भी हूं, कांग्रेस के साथियों से भी पूछता हूं, भाई आपके पास एक बढ़िया चांस था अभी
भारत जोड़ो यात्रा का। आपके भारत जोड़ो, यदि आपको चुनाव जीतना था, आपको गंभीरता से लड़ना था गुजरात, तो आप दक्षिण से आते हुए उसको गुजरात होके आपकी यात्रा को नहीं गुजार सकते थे? या जो चुनाव हुआ वो हिमाचल प्रदेश में उधर से यात्रा को शुरू करके गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों को कवर कर लेते, दिल्ली को कवर कर लेते हम एमसीडी चुनाव में, यदि आपने रूट में कोई पहले से बदलाव किया होता या रूट में इस तरह से चुनाव को देखते हुए आपने रूट बनाया होता। मैं बहुत बेहतर जानता हूं, मैं समझ रहा हूं कि जिस तरह से एनजीओ के लोग जुड़ रहे हैं, जिस तरह से देश के लोग जुड़ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा का लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, ये मैं मानता हूं। लेकिन इस चुनाव में बिल्कुल नहीं मिला उसे, बिल्कुल भी मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई, लेकिन क्या है, देश में नकारात्मक राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है, और नकारात्मक राजनीति जब तक देश में रहेगी, मुझे लगता है देश के उत्थान में, देश की प्रगति में जो है वो महत्वपूर्ण मील का पत्थर नहीं लग पाएगा। बस यही कहना चाहता हूँ जी। खिलावन जी, कुछ सवाल थे मेरे, पूछ सकता हूँ? जी जी भाई, मैं आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए, सवाल उठाए। पिछले जो अभी बाई इलेक्शन जहां हो रहा है, 7 जगह हो रहा है बाई इलेक्शन हो रहा है, आपने बहुत सही कहा कि 7 जगह पे भाजपा पीछे चले, कहीं कहीं तीसरे स्थान पे भी है। तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या यह मोदी मैजिक नहीं है? वहां पे मोदी मैजिक नहीं चला? क्या ये मोदी जी की हार नहीं है? क्या ये मोदी जी की हार नहीं होगी? नहीं, देखिए, मैं राजनीतिक दल की तरह बात नहीं करूंगा, अलग अलग परिस्थितियां होती है। मैं आपके माध्यम से ही, अमृता जी ने भी यही सवाल कहा था, मैंने ये पूछा कि भटनागर जी और जिस तरह से नवरत्न मिश्रा जी ये कह रहे थे, ये वैश्विक नेता है, ठीक है, वैश्विक नेता होना भी चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जितना मजबूत होंगे हमारे देश का गर्वान्वित हम होंगे, देश होगा, सब सही है। लेकिन अगर एक राज्य के चुनाव को ये कहते हैं कि ये जो है भाजपा की नहीं, नरेंद्र मोदी जी की जीत है, तो मैंने फिर कहा। चलिए भरत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपसे और बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चुनाव से जुड़ी अपडेट दे दें कि 1 लोकसभा और 5 विधानसभा उपचुनाव के रुझान सामने आ गए। मैनपुरी में डिंपल यादव ने 80,000 वोटों से बढ़त बनाई है। यहाँ बीजेपी के रघुराज शाक्य से डिंपल का मुकाबला। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना पिछड़े। आसम के करीबी आसिम राजा को मामूली बढ़त मिली है। खतौली की बात की जाए तो खतौली में रालोद प्रत्याशी मदन भाई आगे, बीजेपी कैंडिडेट राजकुमारी सैनी फिर पिछड़ी। राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी आगे, कांग्रेस के अनिल शर्मा को 5,000 से ज्यादा वोटों की लीड मिली है। बिहार के कुटनी सीट में भाजपा के कैंडिडेट केदार गुप्ता आगे। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में बारू प्रतापपुर में कांग्रेस की सावित्री मडावी आगे है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इस वक्त की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से गुजरात चुनाव की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए या फिर भानु प्रतापपुर की बात की जाए, तो एक एक पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 1 लोकसभा 5 विधानसभा उपचुनाव के रुझान सामने आ गए हैं। चलिए भरत जी, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, आपकी बात पूरी कीजिए। जारी रखिए भरत जी। जी, मेरा यही सवाल था जो आपने पूछा, वही मेरे दिल में भी वही बातें उठती हैं कि आखिर आप इतना ताल ठोक के ये कैसे कह सकते हैं कि 134 जो बहुमत ले चुका है उसका जो है मेयर नहीं बनेगा, मेयर हमारा बनेगा। अच्छा, एक कोई प्रवक्ता कहता था, एक कोई नेता कहता तो समझ में आता था, लेकिन भाजपा के सारे नेता, बड़े नेता ये कहते हैं कि देखिए भाई, हमने जिस तरह से पंजाब में अपना मेयर बना लिया उसी तरह से मेयर बना लेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से पैसों का खेल होता है, किस तरह से जो है विधायकों को या पार्षदों को तोड़ने का खेल शुरू होगा। उसी तरह से ये काम करेंगे आप। लेकिन इल्जाम आप जो है भटनागर जी ये लगाएंगे कि कांग्रेस जो है कमजोर है, कांग्रेस को लोग बिकाऊ है। आखिर वो बिकाऊ लोग को ही तो आप ले रहे हो ना, तो क्या ये गारंटी है कि वो बाद में नहीं बिकेंगे? समय की कमी है, आप सभी से एक एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। सबसे पहले तो प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमने देखा था कल जब वोटिंग मतदान हो रहे थे 5 तारीख को, तो लगातार ये कहा जा रहा था पूरी चुनाव के वक्त, मतदान के वक्त, की जो बीजेपी है प्रशासन उसके अंडर में है और मतदान नहीं करने दिया जा रहा है लोगों को। लेकिन अब यहाँ पर तो जो नतीजे आ रहे हैं वो उलट ही नजर आ रहे हैं। 80,000 वोटों से बढ़त बनाती हुई डिंपल यादव नजर आ रही है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बीजेपी पिछड़ती हुई क्यों नजर आ रही है? कहाँ कमी रह गई? अमृता जी, देखिए, ये तो ये इल्जाम लगाया जा रहा था अखिलेश जी की तरफ से कि वोटिंग डालने नहीं दे रही, प्रशासन काम नहीं कर रहा। देखिए, ये जो मैनपुरी की जो सीट है
वो आदरणीय श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह जी की सीट है, पैतृक सीट है। देखिए उनकी संवेदनाएं वहां जुड़ी हैं और इस संवेदनाओं का बेनिफिट डिम्पल जी को मिल रहा है। और रही सीटों की, आपने बात करी रामपुर की, रामपुर में टक्कर पे हैं, बिल्कुल है। और बाकी हमने जो चुनाव लड़ा, हमने अपने कमी कहीं नहीं छोड़ी, चाहे शीर्ष नेतृत्व हो चाहे नीचे के कार्यकर्ता हो, सबने बाखूबी जनता के बीच में गए। हार किसकी होगी? नरेंद्र मोदी देखिए हार देखिए हार और जीत की अगर आप मानना चाहते हैं तो हार का भी चेहरा तो आप पे बदलेगा। देखिए ऐसा है, हार और जीत तो क्या है, हार भी जनता की है और जीत भी जनता की है, क्योंकि उसने वोट डाला है। जीत जनता की हो गई, कहता रहा हूँ, बिल्कुल जनता की हो गई। नहीं, बिल्कुल जीत गए तो नरेंद्र मोदी जी का। हम हारे भी समय की कमी है। सर खिलावन जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह से पिछली बार हमने देखा था 2017 की अगर बात की जाए तो 77 सीटों पर कांग्रेस ने जीत की थी और 99 सीटों पर संतोष होना पड़ा था बीजेपी को। उस वक्त की कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस अच्छा टक्कर दे सकती है, कांटे की टक्कर दे सकती है बीजेपी को, लेकिन इस बार तस्वीरें उलट नजर आ रही हैं। हेलो जी अमृता जी, मुझसे सवाल करी? जी आपसे सवाल कर रही थी मैं सर। दोहराइए ना एक बार। सर मैं ये जानना चाह रही थी, मेरा आखिरी सवाल है क्योंकि समय की बहुत कमी है। जिस तरह हमने पिछली बार देखा था 2017 की अगर बात की जाए तो 77 सीटों पे कांग्रेस आई थी और 99 सीटें पर संतोष होना पड़ा था बीजेपी को, और ये कयास लगा जा रहे थे कि आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं बीजेपी को कांग्रेस से कांटे की टक्कर दे सकता है, लेकिन इस बार जो तस्वीरें उलट नजर आ रही है। देखिए अमृता जी, मुझे पूरे चुनाव परिदृश्य में ये लगा कि जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे थे वो सब गायब होते जा रहे थे और नकारात्मक राजनीति बहुत बेहतर तरीके से यहाँ शुरू हुई और मुझे लगता है कि देश के अन्य प्रांतों में भी वो फैल रही है। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव नहीं लड़ी वहां। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ी, उसकी वोट शेयर जो है वो 11% हमने कहीं ना कहीं कमी देखी है कांग्रेस की ओर से, और जैसी स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी हुई थी तब भी हमने यही कयास लगाए थे कि कांग्रेस की तरफ से इतना गंभीरता से गुजरात का चुनाव नहीं लिया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखिए किस तरह से गुजरात और हिमाचल में के विधानसभा चुनाव के परिणाम अब धीरे धीरे जो तस्वीरें वो साफ होने लग गई हैं। दोनों राज्यों के मुख्य मुकाबले कांग्रेस और बीजेपी के बीच थे और भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में अभूतपूर्व बढ़त हासिल की। मोदी मैजिक जो वहां पर बरकरार नजर आ रहा है। कई तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष वहां पर घेरता हुआ नजर आया बीजेपी को, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो हावी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि देख सकते हैं हम जनता किस तरह से जवाब दे चुकी है अपने वोटों के जरिए और अब नतीजे धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही है। प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर भाजपा गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। भाजपा जिस तरह से सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की अगर बात की जाए गुजरात में तो काफी कम सीटों पर अभी तक सिमट चुकी है और पहली बार आम आदमी पार्टी ने भी सीटों पर बढ़त बना ली है। 9 सीटों पर अब तक बढ़त बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बदलने का हमेशा से रिवाज रहा है, लेकिन अब इस बार देखने वाली बात होगी कि इस बार भाजपा पर ही सरकार जो वहां की जनता है वो भरोसा करती है या फिर एक बार फिर सरकार बदलेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए अब धीरे धीरे ही स्पष्ट हो पाएगा और नतीजे जैसे ही सामने आएंगे आपको पल पल की अपडेट हम अपनी अनादि टीवी के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।